हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास 2 को स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजन को, और साथ में हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। कुछ सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और साथ में स्कोप या एलिमेंट जो भी कहिए हम देख चुके हैं। इसमें हमने क्या देखा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं इन डिसीजंस पर। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्या है इसका मतलब कि जब एक कंपनी अपना एक ह्यूज अमाउंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो क्या वो क्या चाहती है कि एक रेगुलर इनकम आए, जिससे कि डे टू डे रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की वो फुलफिल हो जाए। और इसी रीज़न की वजह से इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। जो जितना बेटर रिटर्न प्रोवाइड करेगा उसी को कंपनी अपने वर्किंग में लाएगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि प्रोजेक्ट एम और प्रोजेक्ट एन दो प्रोजेक्ट हैं। ओके, प्रोजेक्ट एम एंड सेकेंड प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एन। ओके, एन। तो एम में उसको कितना रिटर्न मिलेगा, 5% रिटर्न मिलेगा, और एन में उसको 10% रिटर्न मिलेगा। ओके, तो कंपनी कौन सा प्रेफर करेगी, प्रोजेक्ट एन। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है 10%। ओके, तो उससे 5% एम से ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए क्या प्रेफर करेगी, प्रोजेक्ट एन को। तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगी, ओके, इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगी, कंपनी उसी को प्रेफर करेगी। थर्ड पॉइंट है रिस्क। हर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही है, इसलिए कंपनी को हर प्रोजेक्ट की जो रिस्क है उसे कैलकुलेट पहले कर लेनी पड़ती है, जिससे कि क्या होता है कि जो मॉडरेट लेवल वाली रिस्क होती है जिस प्रोजेक्ट में, उसी को वो प्रेफर करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, दूसरे फैक्टर्स जैसे कि मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल। इन तीनों के अलावा मतलब कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रिटर्न और रिस्क के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दूसरे फैक्टर्स पर भी ये डिपेंड करते हैं, और सारे अल्टरनेटिव को केयरफुली स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि अफेक्ट डालते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर। चलिए अब हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन पर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ता है, हमेशा मिनिमम कॉस्ट वाले सोर्स को ही प्रेफर करना वो पसंद करते हैं। ओके, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगा तो बाकी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, इसीलिए अगर सोर्स ही ज़्यादा महंगा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी के लिए। ओके, इसीलिए फाइनेंस मैनेजर क्या करते हैं, जिसमें मिनिमम कॉस्ट वाली सोर्स होती है कैपिटल की, उसी को प्रेफर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिस्क। ओनर्स फंड यानी कि इक्विटी में क्या होता है, रिस्क कम होता है, क्योंकि ये अपने पास से ही लिया जाता है, ओनर्स का ही फंड होता है। बट क्या होता है, डेप्थ में जो रहता है वो बोरोड कैपिटल होता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा रिस्क होती है, और इसलिए फाइनेंस मैनेजर को कंपेयर करना होता है कि कौन से सोर्स से मॉडरेट रिस्क फैक्टर है, उसी सोर्स को वो प्रेफर करती है। कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अगर स्ट्रॉन्ग और स्मूथ हो
तो कंपनी क्या करती है, इजली बोरोड फंड की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कैश फ्लो है, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग और स्मूथ है, मतलब बराबर आ रहा है कैश फ्लो, इसीलिए कंपनी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। बट अगर कंपनी के पास कैश फ्लो की कमी है तो उसे ओनर्स फंड की ही प्रेफरेंस करनी चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो अगर कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहते हैं कंपनी पर, तो वो क्या किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिबेंचर पर डिपेंड करते हैं। डिबेंचर क्या है, बोरोड फंड है। ओके, इसी से वो कैपिटल रेज करना पसंद करते हैं। और अगर शेयर होल्डर्स को कोई कंट्रोलिंग बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। ओके, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, अगर कंपनी को हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बेयर करना पड़े तो वो किस तरफ जाएगी, इक्विटी की तरफ जाएगी, क्योंकि कंपनी इतने हाई फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाएगी और कंपनी को डेब्ट के इंटरेस्ट पे करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ओके, तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी तो ज़्यादा होगी तो किसकी तरफ जाएगी, इक्विटी की तरफ। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो किस तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, इक्विटी की तरफ। ओके, और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी, लेस होगी, तो वो क्या प्रेफर करेगा, कंपनी क्या प्रेफर करेगा, बोरोड फंड। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब है, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जैसे कि क्या क्या हो गई, अंडरराइटिंग फीस। ओके, अंडरराइटिंग फीस, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, ओके, अंडरराइटिंग फीस, अंडरराइटिंग फीस, ब्रोकरेज। ओके, ये सब क्या हो गई, ये हो गई फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब जो सिक्योरिटी इशू करने के टाइम पे बहुत सारी जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। ओके, तो कंपनी ऐसे सोर्स को प्रेफर करती है, ऐसे सोर्स को चुनती है जहाँ की फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या आते हैं, जैसे कि प्रॉस्पेक्टस के एक्सपेंसेस हो गए। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कंपनी कौन से सिक्योरिटीज़ को प्रेफर करती है, जिसमें कि लिस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट हो। ओके, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, यहाँ पे मार्केट ऐड कर लीजिएगा, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है ये, तो कैपिटल मार्केट की कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन से सोर्स से कैपिटल रेज करना है। फॉर एग्जांपल बूम पीरियड में क्या होता है, बूम पीरियड में जो लोग हैं रिस्क लेना पसंद करते हैं, इसीलिए वो क्या किस तरफ जा सकते हैं, इक्विटी की तरफ प्रेफर करते हैं बूम पीरियड में। ओके, और रिसेशन में किस साइड पे जाएंगे, रिसेशन में वो अपने पैसे को खोना नहीं चाहते, इसीलिए वो किस पर डिपेंड होते हैं, ज़्यादा डिबेंचर पर, डिबेंचर या बोरोड फंड जो भी कहते हैं, जो भी है उस पर डिपेंड होते हैं। ओके, तो ये तो हो गई फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाली फैक्टर्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहली फैक्टर क्या है, अर्निंग्स। डिविडेंड को पे किया जाता है किस पर, करेंट और प्रीवियस ईयर की अर्निंग पर, और अगर ज़्यादा अर्निंग होगी कंपनी की तो वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, और इसी तरह से अगर कंपनी की लो अर्निंग होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड भी लो रहेगा। मतलब लो अर्निंग तो रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या रहेगा, लो रहेगा। ओके, और अगर ज़्यादा अर्निंग होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड भी ज़्यादा रहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग या अर्निंग स्टेबिलिटी। कंपनी के पास अगर स्टेबल या स्मूथ अर्निंग होगी तो वो क्या करेगी, वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी। और उसी तरह अगर कंपनी की फ्लक्चुएटिंग
अर्निंग रहेगी, मतलब कोई स्टेबली नहीं रहेगी, मतलब एक जैसी नहीं होगी अर्निंग, तो क्या करेगी वो लो रेट ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करेगी, लो रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। ओके। कैश फ्लो पोजीशन, बिजनेस की अगर कैश फ्लो ज़्यादा है, सरप्लस कैश है उसके पास, तो वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। सरप्लस अगर फंड होगा तो क्या करेगी, हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। ओके। सरप्लस होगा तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, हाई रेट ऑफ डिविडेंड। और इसी तरह से अगर कंपनी के पास शॉर्टेज होगी कैश की, तो या तो वो बहुत ही लो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या फिर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ही नहीं। ओके। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। इससे पिछली क्लास अगर देखना चाहते हो तो आई बटन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना उस क्लास को भी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर कंपनीज़ के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और उसके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी जो अर्निंग है उसको री इन्वेस्ट कर देगी कंपनी में ही। और इसे किस में इन्वेस्ट करेगी, जो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कंपनी इन्वेस्ट करेगी। ओके। तो या तो वो रिटेन अर्निंग का सहारा लेगी और या तो फिर वो बाहर से प्रेफर करेगी। बट अगर कंपनी की कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, बट एक बात और नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो उनकी अपनी अर्निंग जो होती है, रिटेन अर्निंग अगर वो रखते हैं, तो उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ता और लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी चीपर सोर्स होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी उतनी नहीं होती। इसीलिए कंपनी क्या करती है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है कि मैं फ्यूचर में कुछ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है कंपनी चाहता है, तो क्या करता है, कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड देता है। और अगर इसी तरह कंपनी की कोई अगर इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ प्लान नहीं है, तो वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिविडेंड के रूप में अपनी अर्निंग को। ओके। तो एक और बात कि जो मैच्योर कंपनी होती है वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है ग्रोइंग कंपनी से। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग कंपनी के पास रिटेन अर्निंग रखती है, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर में ग्रोथ करना होता है। चलिए, अब क्या है, डिविडेंड स्टेबिलिटी। कुछ कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अपनाते हैं जिससे कि बेटर इम्पैक्ट हो शेयर होल्डर्स पर और उनकी रेपुटेशन इंक्रीज हो, गुडविल बढ़े कंपनी की शेयर मार्केट में। और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को भी सेटिस्फाई करती है। ओके। तो और कुछ जो इससे क्या होता है, इससे जो कंपनी जो रहती है वो 3 तरह के डिविडेंड जो पॉलिसीज़ को अपनाती है। एक कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। ओके, मतलब हर साल सेम परसेंट पर डिविडेंड प्रोवाइड करना। ओके, इन्वेस्टमेंट पे सेम परसेंट, मान लो कि कंपनी 5% प्रोवाइड करती है तो 5% ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, ये 3 तरह के होते हैं। कांस्टेंट अगर डिविडेंड पॉलिसी होगी मतलब सेम हर साल। कांस्टेंट पे आउट रेशियो, मतलब 10% ऑन प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल 10% होगी तो प्रॉफिट पे 10%। ओके, पे आउट रेशियो की जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब प्रॉफिट रेट के साथ डिविडेंड की भी रेट चेंज होती रहेगी। ओके, मतलब जितनी प्रॉफिट होगी उतनी डिविडेंड अर्निंग होगी। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड, मतलब डिविडेंड तो फिक्स रेट पर रहेगी इन्वेस्टमेंट पर, और अगर कुछ प्रॉफिट होगी अगर, तो सम एक्स्ट्रा डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बोनस के तौर पे। चलिए, अब क्या है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये कि डिविडेंड पॉलिसी शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती उनके एक्सपेक्टेशन को, इसीलिए वो शेयर होल्डर्स को ऑब्जर्व करती है। जैसे कि रिटायर्ड अगर शेयर होल्डर्स हैं तो क्या होंगे, वो रेगुलर और स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड की मांग करेंगे। और उसी तरह अगर यंग शेयर होल्डर्स होंगे तो वो री इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे अपनी इनकम को कंपनी में। ओके, वो अपना जो अमाउंट है वो सेक्रीफाइस करना पसंद करेंगे कंपनी के फ्यूचर गेन के लिए। ओके, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन हो। ओके, तो इसी तरह से जो
अगर लार्ज नंबर ऑफ कंपनी की अगर रिटायर्ड और मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स होती है तो उसे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। वहीं पर अगर रिच क्लास होगी और वेल्थी होगी, साथ ही साथ अगर वो यंग जनरेशन से बिलोंग करेगी, वेल्थी शेयर होल्डर्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग के रूप में ज़्यादा रखना पसंद करेंगे और उन्हें लो रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया कि शेयर होल्डर्स भी दो तरह के होते हैं, जो कि एक शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा अर्निंग करना पसंद करते हैं स्टेबल रेट पर, और सेकंड कौन होते हैं जो लो डिविडेंड्स लेते हैं बट उनकी जो वो चाहते हैं कि रिटेन अर्निंग के रूप में रखा जाए। ओके, चलिए अब देखते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। रेट ऑफ डिविडेंड टैक्सेशन पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर प्रेजेंट टैक्सेशन पॉलिसी डिविडेंड की अगर टैक्स फ्री इनकम होगी शेयर होल्डर्स की, तो कंपनी क्या करेगी, टैक्स जो रहेगी, जब कंपनी टैक्स रेट अगर हाई रहेगी तो क्या होगा, कंपनी क्या प्रेफर करेगी, लो रेट ऑफ डिविडेंड देना। ओके, और अगर टैक्स रेट लो रहेगी तो कंपनी क्या करेगी, हाई डिविडेंड। ओके, उल्टा होता है, अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा कंपनी को तो कंपनी क्या करेगी, अगर कंपनी की टैक्स ज़्यादा देनी पड़ेगी तो वो हाई रेट अगर टैक्स की रहेगी तो वो लो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। ओके, और इसी का अपोजिट वाइस वर्सा होता है, उल्टा। ओके, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर कंपनी चाहती है कि वो अपनी ज़्यादा कैपिटल अरेंज करे शेयर या फिर डिवेंचर से, स्टॉक मार्केट से, तो और या फिर उसी को ध्यान देना पड़ेगा कि वो रिटर्न अर्निंग चाहती है कि शेयर या डिवेंचर से कैपिटल को अरेंज करना चाहती है। अगर वो कैपिटल मार्केट से फंड रेज करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी का रेपुटेशन बनाकर रखना पड़ेगा, और इसीलिए कंपनी को क्या होगा, ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा जिससे कि वो कैपिटल मार्केट से ज़्यादा अप्रोच कर पाए। ओके, अपने शेयर और डिवेंचर को वो ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर पाए और कैपिटल मार्केट से वो फंड रेज कर पाए। अगर कंपनी की लो रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनी, तो क्या होता है, उसकी इमेज उतनी अच्छी नहीं होती, वो ज़्यादा कैपिटल मार्केट से डिफ़िकल्ट होता है उसे अप्रोच करना, इसीलिए वो अपने रिजर्व और रिटेन अर्निंग को उस टाइम पे यूज़ करती है। ओके, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। तो क्या है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अगर डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर किया जाएगा तो क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होती है और सिक्योरिटी के जो प्राइजेस है वो भी राइज होते हैं। ओके, अगर उसका उल्टा कि डिविडेंड अगर कम डिक्लेयर किया जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी डिविडेंड में, तो क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर के प्राइस पर, और इससे क्या होता है, ये एक अफेक्ट डालता है, इम्पैक्ट डालता है डिविडेंड पॉलिसी इक्विटी शेयर के प्राइजेस पे, और इससे डिविडेंड डिसीजन भी अफेक्टेड होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या है। अगर कंपनी किसी फाइनेंशियर से लॉन्ग टर्म लोन लेती है तो क्या होता है, वो फाइनेंशियर कुछ रेस्ट्रिक्शन या फिर कॉन्स्टेंट लगा देता है डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पर। ओके, और कंपनी को ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये मानने पड़ते हैं। ओके, तो ये तो हो गए फैक्टर्स जो कि डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते थे। चलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, चलिए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है, एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने फंड की नीड होने वाली है, और ये डिसीजन बेस्ड होता है किस पर, कंपनी की पॉलिसीज़, उसके फ्यूचर प्लान्स, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल के एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर। ओके, चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या है, कंपनी में कितना लॉन्ग टर्म और कितना शॉर्ट टर्म इक्विटी या फिर डेब्ट की नीड है ये देखा जाता है। ओके, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल को इसमें कंपोज किया जाता है, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। ओके, चलिए थर्ड क्या है, चॉइस ऑफ
फंड सोर्सेस। इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से सोर्स से फंड रेज किया जाएगा, जैसे कि इक्विटी से या फिर डेब्ट से या फिर बॉन्ड इशू किया जाएगा या फिर बैंक से लोन लिया जाएगा। ये सारी बातें डिसाइड की जाती है और इसमें हर सोर्स की सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखी जाती हैं। फोर्थ पॉइंट, चलिए अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि इस कैपिटल को ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, रेगुलर रिटर्न मिले और कंपनी की जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी सेफ रहे। ओके, इसके बाद कौन सा पॉइंट है? इसके बाद पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। इसके बाद जो प्रॉफिट अर्न होती है उस होकर जो सरप्लस अमाउंट होता है उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी % दी जाएगी और कितना प्रॉफिट रिटेन प्रॉफिट के रूप में रखा जाएगा, ये डिसाइड करना होता है। रिटेन प्रॉफिट क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ्यूचर प्लान हो, एक्सपेंशन प्लान हो या फिर कोई अनफोर्स सिचुएशन आ जाए तो इसके लिए फ्यूचर रिटेन अर्निंग को रखी जाती है। ओके, अब क्या है? डिविडेंड डिसीजन। ओके, डिविडेंड डिक्लेरेशन। इसके बाद डिविडेंड रेट को डिक्लेयर किया जाता है। ओके, डिविडेंड को डिसाइड किया जाता है कि कितनी डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो डिक्लेयर की जाएगी और बोनसेस को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद की पॉइंट रिटेन प्रॉफिट। मैंने जैसे बताया कि रिटेन प्रॉफिट को देने से पहले देखा जाता है कि अगर बिजनेस की कोई एक्सपेंशन प्लानिंग हो या इनोवेशन प्लानिंग हो तो कितनी तक उसकी रिटेन प्रॉफिट को कितनी ज़्यादा रखी जाएगी। ओके, कैश मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजर को कैश की भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे वर्किंग के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना या फिर वेजेस सैलरीज प्रोवाइड करना। ये सब सारे काम तो कैश से ही होंगे, इसीलिए उसकी भी मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजर को करनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोलिंग। और सबसे लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। सारी प्लानिंग, प्रोजेक्शन और फंड को यूज़ करने के बाद उसकी कंट्रोलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए अलग अलग मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हो गई या फिर रेशियो एनालिसिस। ओके, तो ये सारी फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंशियल प्लानिंग को देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।